अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मौज़ूज़ डिग्निटरीज़, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों, माँओं, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप खालिद ज़फ़र साहब के ज़रिए एक इंतहाई अहम इशू पर उनको समाअत फरमा रहे थे। इनफैक्ट ये है कि अभी जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ उसकी समझिए उन्होंने बुनियाद रख दी। एक एंटरप्रेन्योरशिप फॉर अ सोशल चेंज। पहले हम समझ लें, आगे बात करने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, पहले हम ये समझ लें। जो पूरी टेक्नोलॉजी जो इस्लाम से जुड़ी हुई थी, सारी चीज़ें, ये चीज़ें जो है ना, अल्लाह ताला का जो ग्रैंड प्लान है, मास्टर प्लान है हमारे लिए, वो हम समझ लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सबसे अशरफ बनाया है। द बेस्ट क्रिएशन हम हैं। पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने हमारे मुसख्खर कर दिया है। जो सूरह जासिया में आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द जमीअन मिनहुम। पूरी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर है। तो ये कायनात मुसख्खर का मतलब इसके नेचर है, लॉज ऑफ नेचर। इस पर रिसर्च करना, इस पर तफक्कुर करना, इसके लॉज को मालूम करना और इस टेक्नोलॉजी को अख्तियार करने के बाद इसके ज़रिए इंसानियत के लिए वो इजादात करना, वो क्रिएटिविटी करना, लोगों की ज़िंदगी आसान हो। और इस आसानी फराहम करने का प्रोसेस जो है वो एक एंटरप्रेन्योर करता है, एक बिजनेसमैन। वो क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर ये करता है कि इस मुल्क के रिसोर्सेज को उठाता है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, उसके ऊपर ये हासिल की हुई इंटेलेक्ट, एक्सपर्टीज उसको ऐड करता है और उसको एक वैल्यू एडिशन देता है। और इस वैल्यू एडिशन के प्रोसेस के अंदर पूरे मुल्क का विकास होता है, या जीडीपी बढ़ता है, या तरक्की होती है। ये असल में एक हैसियत है एक एंटरप्रेन्योर की। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, तारीख के किसी भी दौर में हो या ज़मीन किसी भी खित्ते में हो, ये सेगमेंट जो है ये हमेशा से उस मुल्क का, उस कौम का लाडला रहा है। उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो उस मुल्क का वेल्थ क्रिएटर है, जो वैल्यू एडिशन करता है वो एक्सपर्टीज के जरिए, उसकी क्रिएट किए हुए वेल्थ के जरिए फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल हेड्स होते हैं, कैसे उसको बजट बनाया जाए, कैसे उसको डिप्लॉय किया जाए, वो सेकेंड फेज में आता है। आज भी इस मुल्क में या पूरी दुनिया के मुल्क में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो वेल्थ क्रिएट करता है, फिर वो पॉलिटिकल हेड जो हैं, जो गवर्नमेंट हैं, उसको कैसे डिप्लॉय करना वो फैसला करते हैं। तो बहरहाल ये एक एंटरप्रेन्योर की बहुत अहम जिम्मेदारी है, स्टेटस है। और इसको देखिए, हम ये समझ लें आजकल के हालात में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो हम रह रहे हैं, इतना बड़ा मसला है हर गवर्नमेंट के लिए। जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, बेरोजगारी इतना बड़ा मसला है, हमारा जीडीपी गिरता जा रहा है, बड़ा मसला है। डॉलर का तो पूछिए मत, रुपया जो गिरते गिरते 83 के नीचे पहुंच चुका है। इतना सब चीज़ें पॉलिटिकल एनालिसिस जो इकोनॉमिक एनालिसिस की जाए तो ये मुल्क बहुत बुरा, जो डेवलपमेंट हम कहते हैं ना, कि जो के ग्रोथ है, के का मतलब जो अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो गल्फ जो अमीर गरीब के बीच में बढ़ता जा रहा है। इतना बड़ा मसला, भूखमरी कह लीजिए, हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान लास्ट बॉटम से कुछ चौथे पांचवें नंबर पर है। इतने बड़े मसाइल से ये मुल्क दो चार है। सवाल ये है, क्या हम कुछ कर सकते हैं या सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम धर के हम अपने हाथ पैर धरे बैठे रह सकते हैं? इस इशू पर मैं आज बात करना चाह रहा हूं। तो पहला मैं जो पॉइंट बता रहा था कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो हर मुल्क का वेल्थ क्रिएटर है, उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे जहन में ये बैठा हुआ है, खासतौर से मुस्लिम बिजनेसमैन, वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना हमारे अगेंस्ट में है, लोग हमको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बॉयकॉट का ऐलान किया जा रहा है, और ऐसे मायूस वाली कैफियत में आ जा रहे हैं
कि ऐसा लग रहा है इट इज अ डेड एंड, आगे कुछ ही नहीं कर सकते हैं। हकीकत जानिए, आज से 7-8 साल पहले जब बिजनेस कम्युनिटी से, लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं था, इकोनॉमी पर इतनी नज़र नहीं थी, मैं बॉम्बे का जैसे नाजिम था, तो उस वक्त मेरी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 2 मिकात में बॉम्बे का नाजिम शहर था। उस वक्त सोच थी कि बिजनेस, इकोनॉमी, मईशत, ये सारी चीज़ें हमारे काम नहीं हैं। हमारा काम तो सिर्फ ये है बंदों को खुदा से जोड़ना, दावत देना, इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें रखना, मुसावात की तालीम देना, बस यहाँ है। बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हकीकत में ये सोच जो है ना, आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमको समझता भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि सारे दुनिया के, इंसानियत के सारे मसाइल का हल हमारे पास है, कुरान हमारे पास है। अब मसला यह है कि अगर कोई हमसे गलती से पूछ बैठे, भैया तुम क्लेम तो कर रहे हो कि सारे मसाइल का हल तुम्हारे पास है, लेकिन अभी जो ये इंसानियत का जो बेरोजगारी का मसला है, जो जीडीपी गिरता जा रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इकोनॉमिक पूरा कोलैप्स हो रहा है, इसको हल करके दिखाओ। हमारे पास क्या जवाब है? हम तो ये नहीं कह सकते ना, अरे वो तो सिर्फ जुमला था। ये कुरान के बेस पर हमने बात किया है। तो मामला यह है कि इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी को सामने रखते हुए पिछली मिकात में हल्के महाराष्ट्र ने बिजनेस इकोनॉमी एक शोबा क्रिएट किया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, और उसमें यकीन जानिए वो जो 4 साल गुजरे हैं और अभी जो मरकज़ ने इसको एक सेंटर पे कायम किया, 17 स्टेट्स में हमारे ब्रांचेस कायम हैं। अब जो हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं, तो पहले मुझे भी लगता था कि बिजनेस जो है ना, ये हमको किनारे किया जा रहा है, हमारे पूरे रास्ते बंद हैं। लेकिन जब मैंने और हमारी टीम ने सर्वे किया, रोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हकीकत ये है कि इस जो अगला पॉइंट था कि चैलेंजेस क्या हैं, इस ग्रोथ के चैलेंजेस का, मसले का हल क्या है। तो इस मसले का हल देखिए, हमको सिर्फ ब्लेम करके नहीं चलने वाला है कि कुछ लोग जो अमीर होते जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमको उसमें घुसना पड़ेगा। बाहर, मैदान के बाहर रह के आप सिर्फ स्टेडियम में बैठ के खाली चिल्लाते रहे, हुटिंग करते रहे, नहीं, आपको मैदान में उतर के खेलना पड़ेगा। वो खेल जो वो खेल रहे हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस अंदाज में खेल रहे हैं, और हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास इस मुल्क के जीडीपी को ऊपर लाने का पोटेंशियल है, और है नहीं। तारीख के करीब में जाइए, देखिए, ये अंग्रेज जब गए हैं, उससे पहले जो मुगल थे यहाँ पर, जो उन्होंने मुल्क को डेवलप किया है, मुल्क का जीडीपी, हिंदुस्तान का जीडीपी उस वक्त, बात स्टैटिस्टिक्स कहते हैं वो 33 था, कुछ 28 कहते हैं, और कंजर्वेटिव ये है कि 24.4% तक हिंदुस्तान का जीडीपी था, जबकि पूरे, मतलब पूरे दुनिया का 1/4 जीडीपी इस हिंदुस्तान में था। ऐसा ही नहीं, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उस वक्त पूरे यूरोप का मिला के 23% जीडीपी था। मतलब पूरा यूरोप मिला लीजिए और यूरोप, हिंदुस्तान इतना डेवलप कर, पूरे डेवलपमेंट, हर चीज, आर्टिसंस, जो ट्रेड से, जो स्किल्स से, जो प्रोडक्ट्स यहां तैयार हुए होते थे, पूरे दुनिया भर में मशहूर थे। अंग्रेज जब आए हैं, पूरा चूस के सारे खत्म करके, यहां का प्रोडक्शन खत्म करके, जब वो गए हैं 1947 में, वो जीडीपी ला के 4 के नीचे तक छोड़ के गए हैं वो। तो हमारे पास, हमारे माजी में इतना बड़ा डेवलपमेंट किया है। हम जो क्लेम कर रहे हैं कि हम करेंगे, इस खोखली बातें नहीं है। हमारे पास कुरान की तालीमात हैं, पूरा सिस्टम्स है, वहां जा, और हमने अभी माजी करीब में करके दिखाया है, और दोबारा हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मैं बता रहा हूं, हमको जो लग रहा है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, आपको इग्नोर कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए कितना डेवलपमेंट देता है। एक छोटा सा बिजनेसमैन भी अगर 2 या 3 CR का टर्नओवर एग्जाम्पल कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो उस सोसाइटी को कम से कम 30-40 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। अल्लाह ताला आपके जरिए 30-40 घरों के चूल्हे जला रहा है। एक सब कस्टमर्स का एक बड़ा बेस है, 100-150 कस्टमर्स, वो अपने पैसे को आपके प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो ट्रस्ट आप पर बिल्ड कर रहे हैं। इतने लोग तक आप इंपैक्ट कर रहे हैं, लाइफ को, उनकी जिंदगियों को इंपैक्ट कर रहे हैं। तो एक आपके एम्प्लॉयज का बेस है, एक कस्टमर्स का बेस है। कितने सप्लायर्स से, कम से कम 150-200 सप्लायर्स आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, उनकी जिंदगियों को, उनके रेवेन्यू का आपके जरिए हो रहा है। आपके इन्वेस्टर्स जो आप पर पैसे लगाए हैं,
उनको आप प्रॉफिट कमा के उनको भी शेयर दे रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ला के दे रहे हैं, तो इस मुल्क को जो डॉलर्स की जरूरत है, हर चीज खरीदने की डॉलर की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल मांगते हैं तो सऊदी बोलता है डॉलर लेके आओ, हर चीज के डॉलर वो आप ला के दे रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है कि आपको इग्नोर करे? पॉसिबल ही नहीं है। हम ये जो तासुब वाला मैटर हमारे दिमाग में फिट करके बैठे हुए हैं, कुछ हद तक मैं ग्रेस दे सकता हूं। अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस में मैं 100 पे बैठा हूं और दूसरा वाला भी 100 पे शायद इक्वल हैं, तो हमको प्रेफरेंस न दे। वो तासुब वाला 5% तक, आपको 105 तक जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट सर्विस की। एक 4-5 वो भी नहीं है। आज जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो वो ये नहीं देखता है, हम खुद खरीदते हैं, हम जो कीमत दे रहे हैं वो मेरा भाई क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, अगर मुझे वैल्यू फॉर मनी है तो मैं लूंगा, नहीं है तो मैं किसी और से लूंगा। और सेम अप्लाई करता है सारे लोगों के लिए। कुछ पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, कुछ बॉयकॉट का ऐलान होता है, हम दूसरे खौफजदा हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अपने क्वालिटी, अपने सर्विसेज को इंप्रूव करना है। आज हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मसला जो है ना, हम जो हिंदुस्तान भर में जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या हैं, तो एक तो खुशखबरी की बात यह है कि कोई चैलेंज नहीं, कोई रुकावट नहीं है। आपको मुल्क की इकोनॉमी पर हावी होने के लिए या मुल्क की इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए कोई रुकावट नहीं है। कम से कम वो रुकावट जो आप सोच रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, असल मसला एक्सटर्नल फैक्टर्स हो ना, उसका तो हल है। उससे बड़ा चैलेंज इंटरनल मैटर है। असल मसला आज इस मुल्क की इकोनॉमी में हम एक रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, हमारा इंटरनल मसला है। हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पूरे 17 स्टेट्स में रिफा कायम है, दौरे कर रहा हूं, मिल रहा हूं, जो बिजनेस को लेकर जो अप्रोच है हमारे बिजनेसमैन का, इतना छोटा अप्रोच है कि बिजनेस मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी ज़रूरियात की तकमील हो जाए, मेरे बाल बच्चों की तालीम का मसला हल हो जाए, कुछ एसेट्स बना लूं, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और थोड़ा सोसाइटी से एवरेज थोड़ा ज़्यादा हो जाए ताकि लोग मुझे समझे, मैं सेट हूं। इतना छोटा गोल लेके हम चल रहे हैं। जिस दिन वो पूरा हो जाता है हम अपने ग्रोथ पर ब्रेक लगा लेते हैं, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हम इस मुल्क में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं कुछ। अब मामला ये है कि हम जब इस मुल्क को कंट्रीब्यूट नहीं करें, इस मुल्क के विकास में हमारा कोई हिस्सा नहीं हो, मेरे बिजनेस का टारगेट इतना छोटा टारगेट मैंने सेट किया है, मेरी जरूरियात पूरी हो जाए बस, उसको लेकर मैं बैठ जाऊं, तो यहां के लोग हमको क्यों बर्दाश्त करेंगे? हम लाख गिनाएं, हमारी बहुत रोशन मुस्तकबिल रहा है, हमने बहुत कुछ दिया है, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के, है ना। राहत इंदौरी का शेर भी है कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ठीक, वो सारे बाप का सब करके हमारी बाप दादा की कुर्बानी दे के हम यहाँ पर अपना हक जताते हैं कि इस देश में हमारा हक है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ के लोग, आप उनको ये कोई सरोकार नहीं कि आपके बाप दादा ने क्या कुर्बानी दी, आज़ादी में क्या हिस्सा, आपका हक क्या है। वो तो आपसे ये सवाल करते हैं कि आज तुम मेरे लिए किस तरह मुफीद हो, ये बताओ, तुम्हारा इस मुल्क के डेवलपमेंट में क्या हिस्सा, ये बताओ। और हकीकत यह है कि हमारी ज़बान बंद हो जाती है। आज हम हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुछ किया, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा जो बिजनेसमैन तबका है, देखिए हमने बहुत कुछ किया है, हमारे इस्लाम की तालीमात हैं और उसको हमने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए दावत है, बंदों को खुदा से जोड़ना, इस्लाम का सोशल सिस्टम अवेयरनेस का बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अब जब प्रैक्टिकल बात आती है, आदमी भूखा मर रहा है, बेरोजगारी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये हल है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि मैं अक्सर जो ऑडियंस मेरे होते हैं सारे बिजनेसमैन को ही मैं खिताब अभी तक कर रहा था, तो उनसे मैं एनकरेज करता हूं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। आपकी ज़रूरियात पूरी हो गई, इंसानियत की बाकी है। आप अगर 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं, 10 लोगों का चूल्हा जला रहे हैं, 100 का जलाइए। आप तो इस मुल्क में लोगों की लाइफ को आप इम्पैक्ट करिए। अगर लोगों को लाइफ में आप इम्पैक्ट करेंगे, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट की इतनी सारी एजेंसीज है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कि वो तो एक फ़ोन पर बेचारे आ जाते हैं
रिफा के जितने इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर फ़ोन व्हाट्सएप पर भी वो दौड़े चले आते हैं कि वो खुद चाह रहे हैं कि यार मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बिज़नेस को सीरियसली नहीं ले रही है। हम जब 1 to 1 में इंटरेक्ट करता हूँ, अक्सर लोग बिज़नेस को लेके इतना मायूस हैं कि भाई हम मुस्लिम हो ना, इसीलिए लोग धंधा नहीं देते हैं। जबकि हकीकत ये है, ऐसा 1 to 1 जब जो कहता है, मैं कहता हूँ आप गलत बयानी से काम ले रहे हो। मसला आपका प्रोफेशनलिज्म का है। आप जो कस्टमर आपको पैसा दे रहे हो उसके बदले में आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, उस वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। खामखा के लिए इस्लाम के नाम पे बिल फाड़ रहे हो। अपनी इनएफिशिएंसी का जो बिल है वो इस्लाम के नाम पर आप मत फाड़िए प्लीज़। अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है, सर्विस में वैल्यू है, उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तो वो चीज़ हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम आज बिजनेस को बहुत छोटे लेवल पर और बहुत छोटी सोच लेके काम कर रहे हैं। आज पूरे इंडिया का मैं जो दौरा कर रहा हूं, आपको मुस्लिम जो मिलेंगे वो लोअर लेवल पर टेक्निकल स्किल्स, माल हम तैयार करते हैं और जो हमसे लेता है वो हमको हमारा जो मजदूरी है आपको जिंदा रहने के लिए उतना पैसा दे देता है। हमने पूरा सर्वे किया था, भिवंडी में देखा मैंने, हमने पूरी टीम 5 दिन दौरा की रिफा की नोटबंदी के बाद, कि वहाँ पर हमको ऐसा लग रहा था कि कोई तो ऐसा रैकेट है जो हमको आगे नहीं आने दे रहा है। और लेकिन हकीकत यह है कि सारे मुसलमान कंटेंट हैं, वो पूरे कपड़े तैयार करते हैं और सारी चीज़ें, महीना ख़त्म होता है तो बस थोड़ी सी मजदूरी मिल जाए। अब वो जो मिडिल मैन है वहाँ से उठा के वो देता है सूरत को गिरे माल, और सूरत वही सारे मुसलमान उसका कलर प्रिंटिंग करते हैं, और वहाँ से जो मिडिल मैन है वो उठा के देता है कलकत्ता में, कलकत्ता वो मिडिल मैन देता है वहाँ पर रेडीमेड कपड़ा तैयार, गारमेंट्स तैयार होते हैं। और हर जगह लोअर लेवल पर हम हैं, लेकिन मार्केट तक हमारे को एक्सेस नहीं है। सेम केस बेल्लारी में, कर्नाटक में गया, करीब 2500 फैमिलीज बेस्ट क्वालिटी जीन्स बनाते हैं, लेकिन एक जीन्स के पीछे उनको कुछ 600-700 रुपये मिल जाते हैं बस, बाकी कई लेयर्स होते हुए एंड तक पहुंचते हैं। यही हाल अलीगढ़ ताला कह लीजिए या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर देखें, तो जितने टेक्निकल स्किल्स हमारे पास हैं, लेकिन हम इस बिज़नेस को स्केल करने का कोई मसला नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास, अक्सर मैं पूछता हूँ कि आपको पता है इंसानियत के मसले का हल आपके पास है। हल सिर्फ ये, आप बिजनेस को जब स्केल अप करेंगे तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, आप इस विकास में हिस्सेदार बन रहे हैं। और फिर आपके मुखालिफिन जो आपके खिलाफ जब भड़काएंगे लोगों को, तो उनके पास ग्राउंड्स नहीं है। लेकिन इसमें से हम बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। हम उसी ग्रोथ नहीं करते हुए उसी शिकायत के एक क्या कहते हैं ना, क्या बोझ लेके बैठे हुए हैं, और उसमें से हम बाहर निकलना नहीं चाह रहे। तो ये मैटर जो है सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनल मैटर है। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझ गए कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, ये मेरी ज़ात के लिए नहीं है, मेरी ज़ात तो एक बाई प्रोडक्ट है। असल मैं इस मुल्क में मैं क्या कहते हैं रोज़गार पैदा करूंगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, कस्टमर्स को वैल्यू एड करना, और बहुत सारे ओवरऑल मुल्क के डेवलपमेंट में मेरा हिस्सा होगा, उस मकसद से काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी तब्दीली अभी भी ला सकते हैं हम। ये जितने मिडिल मैन हैं हम इसको इजीली ख़त्म कर सकते हैं। हम मसला करते हैं, बताते हैं कि असल मसला जो है, अक्सर मैं जो बिज़नेस इवेंट्स होते हैं मैं पूछता हूँ आप बताइए कि आपके बिजनेस ग्रोथ में नंबर 1 चैलेंज क्या है। बहुत सारे वजूहत आते हैं, मार्केटिंग मसला है, प्रोडक्शन मसला है, स्टाफ मसला है, लेकिन बड़ा आता है भाई फंडिंग एक मसला है। बस पैसा मिल जाए ना हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जबकि हकीकत वो नहीं है। हमको ये बताइए गवर्नमेंट से पैसे कैसे मिल जाए फ्री में, आसानी से मिल जाए, बैठे बैठे कुछ करना ना पड़े। यकीन जानिए जितनी फंडिंग अनयूज्ड फंड्स हमारे पास है किसी के पास नहीं है। अनयूज्ड फंड्स मैंने कह रहा हूं, आप हैदराबाद में खास तौर से गल्फ में पड़े हुए कितने सारे लोग हैं वहां पर, और यूपी में भी, और बहुत सारे लोग गल्फ में जाके बसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि यार जब वापस इंडिया आए तो हमारे फंड्स को कैसे डिप्लॉय किया जाए। तो मसला फंड्स का नहीं है, हमारे पास अच्छे बिजनेसेस नहीं है जहां पर उसको इन्वेस्ट किया जाए। कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ रियल एस्टेट में, प्लॉट में यहाँ वहाँ डाल देते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल मुल्क डेवलपमेंट पे लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इस गैप को भरने के लिए जो हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर उस गैप को जो पूरा किया है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके हैदराबाद का ही मैटर था, पॉन्जी स्कीम्स यहाँ है, बेंगलोर की कम से कम 20 के ऊपर पॉन्जी स्कीम्स जो आई, उस सेगमेंट को टैप करने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपया हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर
एक मिनट, ये फ़ोन किसका है, रिंग हो रहा है जी। तो ये हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो मामला ये पॉन्जी स्कीम्स इनिशिएट करने वालों का तो जहां है, लेकिन ऑप्शंस हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने आप को बिजनेस को जब अपग्रेड करेंगे ना, जब अपग्रेड करेंगे, हाँ, ले जाइए, मेरा नहीं, अपग्रेड करेंगे तब उस वक्त वो फंड की इन्फ्यूज करने की जरूरत पड़ेगी, और फिर फंड इन्फ्यूज करके और फिर उसको उनको भी बेनिफिट मिलेगा, मुल्क को भी बेनिफिट मिलेगा, सारे लोगों को। लेकिन ये मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि ऐसे जो कोलैबोरेशंस हुए हैं इतने भोंडे अंदाज में हुए हैं, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के हुए हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से नहीं होने की वजह से अक्सर लोग कहते हैं पार्टनरशिप से कान पकड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं लेने, किसी को हिसाब नहीं देना पड़े। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन पोटेंशियल हैं जिनके पास, आपके हैदराबाद में खुद, बॉम्बे में खुद ऐसे बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन हैं जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, वो चाहें तो एक आईपीओ लॉन्च करके पूरे मुल्क का इन्वेस्टमेंट लेके एक नेक्स्ट लेवल पर, मतलब अडानी अंबानी बन सकते हैं लोग, ऐसे बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन वो कंट्रोल फ्रीक, हमारे हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा, हमको लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, टेंशन नहीं चाहिए, हमारी जरूरियात तो पूरी हो रही है, लोग हमको सेठ बोल रहे हैं, आई एम कंटेंट। ऐसे बड़ी तादाद ऐसे कंटेंट बिजनेसमैन इस मुल्क के लिए सबसे बड़े मुजरिम हैं, वो बिजनेसमैन जो सेट हो चुके हैं और और उन्हीं के हाथ में सारे मसाइल का हल। जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है वो तो परेशान है, स्टार्टअप है, धीरे धीरे गिरते पड़ते एक लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सेट हो चुका है उसके पास अब पूरे बिजनेस के फंड आ चुके हैं। वो बिजनेसमैन बहुत आसानी से नेक्स्ट लेवल पर लेके जाके इस मुल्क में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकता है, मुल्क की इकोनॉमी में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, मुल्क के पॉलिसी में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। हमको रोने गाने की जरूरत नहीं है, जब सीए एनआरसी में हमको धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया प्लीज हमको इस मुल्क के रहने दो, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है। क्यों हम इस मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्यों नहीं हिस्सा लेते हैं? जब तक आपके मईशत में 5 मिनट, ठीक, जब तक हमारे मुल्क के मईशत में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा रोल नहीं होगा, तब तक हम लाख भीख मांगते रहें, धरना प्रदर्शन करते रहें, पॉलिटिकली कुछ भी कर लें, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका रोल नहीं है, जो कि अहम जिम्मेदारी है, जो आखिरत में अल्लाह ताला ने आपसे पूछेगा कि आप अपने इतने खुदगर्ज हो गए थे कि आपकी ज़रूरियात पूरे होने के बाद आप उसको स्केल अप करके बड़े लेवल पर इस मुल्क के डेवलपमेंट पर, हम खैर उम्मत है ना, सारी इंसानियत का मसला हमारे पास है, और ये बिजनेसमैन जो है बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाके एक अहम क्या कहते हैं, इस मुल्क इकोनॉमिक एक्टिविटी में रोल प्ले कर सकते हैं। और हमको पता है कि मुल्क में जो है ना, पार्लियामेंट फैसले नहीं करती, फैसले तो कॉर्पोरेट हाउस में तय हो जाते हैं, पार्लियामेंट में सिर्फ पास किया जाता है बस। तो वो जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो मुल्क की इकोनॉमी में जो पॉलिसीज बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, उसमें हमारा एक बड़ा तबका आसानी से हो सकता है। और इसी के लिए, इस जद्दोजहद के लिए बहरहाल जमात इस्लामी ने एक शोबा जो शुरू किया है जिसको हमने एक चेंबर ऑफ कॉमर्स की शक्ल दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स के नाम से जमात इस्लामी जो शोबा शुरू किया है, आज मुल्क के 18 स्टेट्स में इसकी ब्रांचेस हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि जो भी आप लोग, ख़ास तौर से जो अभी 2B जो इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम ये पढ़ लेंगे तो जॉब कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा मुल्क को वैल्यू एड नहीं करें, बेरोज़गारी की बहुत लंबी लाइन है, उसको लंबी मत करिए। आप जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का अज़्म लेके उठिए। आर्जी तौर पर भले आप एक्सपर्टीज़ के लिए कहीं जॉब कर लें, सीख लें, लेकिन अल्टीमेट गोल तो ये हो कि मैं इस मुल्क में एक एंटरप्रेन्योर बन के इस मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिस्सा बनूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस अहम फरीज़े को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।